Now, today we have to discuss the very important empire which is called the Gupta Empire, Gupta Dynasty. तो गुप्ता एम्पायर के बारे में आज बात। तो गुप्ता एम्पायर की शुरुआत होती है 319 से लेकर 540 एडी तक। और गुप्ता एम्पायर जो है ये हिंदुस्तान की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेट एम्पायर है। पहले इस एम्पायर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जाने। दिस एम्पायर इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। इसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया, इस हिंदुस्तान का सुनहरी दौर कहा जाता है। जितनी भी डायनास्टीज आई, चाहे हमने अभी तक जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात की, मौर्य डायनास्टी की हमने बात की, और जो है वेदा पीरियड की हमने बात की, और जो गुप्ता पीरियड है या इसके बाद जो बाकी मुगल डायनास्टी आई या बाकी लोग आए, इन सभी डायनास्टीज में, इन सभी दौरों में गुप्ता एम्पायर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको इस बात से पता चलेगी दैट इट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सुनहरी दौर लिखा जाता है। तो क्यों इसको गोल्डन एज कहा जाता है? क्योंकि इस दौर में हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो आज तक हम नहीं भूले हैं। किसी भी फील्ड की हम बात करें, पहली बार हिंदुस्तान के अंदर मैथमेटिशियन पैदा हुआ जिसका नाम था आर्यभट्ट, जिसने मैथमेटिक्स के ऊपर काम किया। एक और स्कॉलर पैदा हुआ इसी दौर में जिसका नाम था कालिदास, जिसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिसने शकुंतला एक सीरियल, एक ड्रामा लिखा था जो बहुत ही पॉपुलर पूरी दुनिया में हुआ। इसके अलावा मेडिसिन के फील्ड में, ज्योग्राफी के फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, आर्किटेक्चर्स में, साइंस में, लिटरेचर में, म्यूजिक में हमने बहुत कुछ कर दिखाया। एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, जो इतनी पॉपुलर यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया से लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते थे। और इतना संस्कृत लिटरेचर इस दौर में तैयार हुआ, इतनी किताबें लिखी गई, इतना लिटरेचर प्रमोट किया गया कि जितना किसी दौर में पैदा नहीं हुआ। तो इसीलिए इस दौर को सुनहरी दौर यानी गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि इस गुप्ता पीरियड को क्यों हम गोल्डन एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ ए लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल है ना, मैक्सिमम जो एरिया था ये यूनाइटेड था। यानी बाहर से जितने भी आक्रमण हो रहे थे, बाहर से जितने भी लोग अटैक करने की कोशिश कर रहे थे वो नाकाम हो रहे थे, क्योंकि हमारी जो अंपायर थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। और इतना ही नहीं, बल्कि संस्कृत लिटरेचर जो है, संस्कृत लैंग्वेज में काफी ज्यादा किताबें भी इसी दौर में लिखी गई। और साइंस के साथ साथ अगर हम आर्किटेक्चर्स की बात करें, जो बड़े बड़े टेम्पल बनाए गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो आज भी हमें मिलती है, वो भी इसी दौर में बनाई गई। अब इस गुप्ता डायनास्टी की शुरुआत कैसे हुई? गुप्ता डायनास्टी जो है इसका फाउंडर था चंद्रगुप्ता वन, जिसका नाम श्रीगुप्ता भी बोला जाता है या महागुप्ता भी। तो महागुप्ता, श्रीगुप्ता, या जिसको बाद में चंद्रगुप्ता फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। उसने गुप्ता एम्पायर की बुनियाद रखी 319 में। एंड ही इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द गुप्ता डायनास्टी हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर एंड स्टार्टेड द गुप्ता एरा, जिसने गुप्ता कैलेंडर या गुप्ता एरा, जिस तरह क्रिश्चियन कैलेंडर है इसी तरह उसने गुप्ता कैलेंडर को शुरू किया था। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट था जो गुप्ता डायनास्टी का रूलर था, जिसने एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाई, और उसके दौर में हिंदुस्तान ने हर एक फील्ड में तरक्की की। और उसके बाद जो किंग्स आए उन्होंने भी वो उसी के नक्शे कदम पे चले। जैसे उसके बाद 335 में समुद्रगुप्ता आता है। समुद्रगुप्ता वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट हु फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट एंड एनलार्ज्ड हिज किंगडम। और उसने अपनी रियासत को, अपनी किंगडम को बढ़ाया, जिस वजह से उसको एक हिस्टोरियन वी.एस. स्मिथ ने नेपोलियन ऑफ इंडिया का नाम दिया। यानी जिस तरह नेपोलियन ने अपनी एम्पायर बढ़ाई थी, इसी तरह से समुद्रगुप्ता ने भी अपनी एम्पायर बढ़ाई, जिस वजह से उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ये बात रिकॉर्डेड है, हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन ऑन द इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद में जो आयरन पिलर है उसमें ये सारी चीजें रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि गुप्ता पीरियड एक ऐसा दौर था जब जगह जगह आयरन पिलर बनाए गए, और इन पर जिस तरह अशोका ने स्टोन के पत्थर लगाए थे, तो इन्होंने आयरन के पिलर लगाए, और जिन पर ये अपनी अचीवमेंट्स लिखा करते थे, जो आज भी देखी जा सकती है।
तो इसके बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड 376 में। तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पे आती है। वो ये कि वो किंग नहीं था, ही वॉज नॉट द रूलर, बल्कि उसका भाई रामागुप्ता जो है वो किंग था। लेकिन रामागुप्ता की जब लड़ाई हुई एक किंग के साथ जिसका जो एक शाका किंग था, तो वहां पर उसको डिफीट हुई। और डिफीट ऐसी हुई कि उसको एक ह्यूमिलेशन हुई। उसको एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी जिसमें उसको अपनी वाइफ जो है उसको सरेंडर करना पड़ा, इस किंग के हवाले करनी पड़ी। और जब ये बात चंद्रगुप्ता सेकंड को पता चली तो उसने चुपके से उसके ऊपर हमला किया और अपनी भाभी को छुड़ाया और वापस आकर अपने भाई को मार दिया। कहा कि तुमने हमारे खानदान का नाम जो मिट्टी में मिला दिया, तुमने हमारी नाक कटवा दी, गुप्ता डायनास्टी की बहू को आपने दुश्मन के हवाले कर दिया। तो इस तरह से चंद्रगुप्ता सेकंड ने 371 में 76 में रूल संभाला और 413 तक वो जो है रूल करता रहा। कुछ बुक्स उसको 415 भी लिखती है, लेकिन 413 या 15 जो है वहां तक वो रूल करता था। और इस तरह से जो गुप्ता एम्पायर में चंद्रगुप्ता सेकंड जो था, इसका दौर जो है ये बड़ा खुशहाल दौर रहा, क्योंकि इसने अपने दौर में काफी ज्यादा चेंजेस लाई अपनी एम्पायर के अंदर, जिसके बारे में हम अगर देखेंगे तो जो मेहरवली है दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहां पर भी आज भी एक आयरन पिलर है जो इस दौर की हमें याद दिलाता है। उसको टाइटल दिया गया था विक्रमदतिया का। विक्रमदतिया का टाइटल उसको मिला बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू इशू सिल्वर क्वाइनस, क्योंकि इसने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर सिल्वर क्वाइनस जो है वो जारी कर दी। न सिर्फ सिल्वर बल्कि कॉपर क्वाइनस भी और गोल्ड क्वाइनस भी, जिनको दिनारा कहा जाता था, तो दिनारा के नाम से उसने गोल्ड क्वाइनस भी शुरू कर दी। तो पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया गोल्ड क्वाइनस भी उसने राइज कर दी। और उसी के दौर में एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था फहीन या फैक्सीन, इसका स्पेलिंग FEHINB है। तो फेमस चाइनीज ट्रैवलर जो है वो विजिट इंडिया करता है और अपने जो बाद में वो किताब लिखता है, ट्रैवलर्स की किताब लिखता है, उसमें वो इस दौर के बारे में काफी ज्यादा उसने लिखा है। एंड वन important interesting thing about this Chandragupta II was कि his court at Ujjain was having 9 famous scholars जिनको नवरत्न कहते थे, 9 जिम्स। तो ये 9 रत्न जिसके कोर्ट में क्या थे, ये बेसिकली अलग अलग फील्ड्स के वजीर थे, अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट थे, जिसमें एक कालिदास भी था। कालिदास जो एक पॉइंट था वो भी इन नवरत्न में था। तो नवरत्न जो थे ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां रखनी याद। उसके बाद बारी आती है एक इंपॉर्टेंट किंग की, वो है कुमारा गुप्ता। तो कुमारा गुप्ता जो है 415 से लेकर 455 तक रहा। और उसके दौर में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, दैट ही फाउंडेड द नालंदा यूनिवर्सिटी। उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। हालांकि इससे पहले हम देखते थे जितने भी रूलर आते थे, चाहे अशोक था या कोई और था, उन सभी का काम क्या होता था कि वो सिर्फ अपनी एम्पायर को बढ़ाने में लगे थे, लोगों का खून बहाने में लगे थे। लेकिन ये ऐसा किंग था, इसीलिए इस दौर को गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इसने यूनिवर्सिटी बनाई और कोई मामूली यूनिवर्सिटी नहीं थी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी एंड इट वाज फाउंडेड इन 427 AD or CE by Kumara Gupta, which and in Magadha प्रेजेंट डे बिहार। तो मगधा में उसने ये जिसको प्रेजेंट बिहार है वहां पर उसने ये यूनिवर्सिटी कायम की थी 427 में। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर माना जाता था। काफी सालों तक ये अट्रैक्ट करता रहा स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को थ्रू आउट द वर्ल्ड। और दूर दूर से लोग आते थे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, और इस यूनिवर्सिटी की वजह से ही भी इस दौर को गोल्डन एज का नाम मिला, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट स्टडीज होती थी, फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी, मेडिसिन पढ़ाया जाता था और अदर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखनी है कि जो कुमारा गुप्ता था उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी, जो एक बहुत बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद एक रूलर आता है सुकंदा गुप्ता, जो लास्ट रूलर था 455 से लेकर 467 तक, जिसका टाइटल था विक्रमदतिया। और ये जो सिकंदा गुप्ता था,
तो उसकी डेथ के साथ ही जो है ये डायनास्टी ख़त्म हो जाती है। लेकिन उसके दौर में जो है एक बड़ा बैड कस्टम जो काफ़ी सालों तक हिंदुस्तान में पॉपुलर रहा, जिसको सती के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सती का कस्टम जो है ये इसी दौर में हमें मिलता है। इसकी शुरुआत गुप्ता डायनास्टी के इसी दौर में जब सिकंदर गुप्ता था 455 से लेकर 467 तक। तो ये सती का कस्टम जिसमें एक औरत को जिंदा जलाया जाता है जब उसका हस्बैंड मर जाता है, और ये काफ़ी सालों तक हिंदुस्तान में कंटिन्यू रहा। फिर तो अब गुप्ता डायनास्टी जो है इसको गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया किस लिहाज से कहा जाता है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे पहली बात यह है कि जो हमारे पास अजंता और इलोरा और औरंगाबाद में जो केव्स है, जो बाग है, जो बड़ी फेमस है, अजंता केव्स, इलोरा केव्स, वो इसी दौर की निशानी है, इसी दौर में बनाई गई है। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर आयरन पिलर है वो भी इसी दौर में समुद्रगुप्ता की वजह से ने बनाया था, जिसमें उस दौर की जो है निशानी आज भी हमें हमारी को नजर आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है लिटरेचर, कि जो ये पीरियड था गुप्ता डायनास्टी का, यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर जो है ये काफ़ी ज़्यादा फैला। संस्कृत में बहुत सारी किताबें लिखी गई और ये जो है ये पूरी दुनिया में फैलाई गई। चाहे प्रोज की हम बात करें, पोइट्री की हम बात करें, ड्रामाज की हम बात करें, जिसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो कालिदास का आता है। कालिदास जो है वो बहुत ही फेमस शायर बना, जिसने शकुंतला नाम से एक ड्रामा भी लिखा था, जिस वजह से इसको कालिदासा को शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कालिदासा इज नोन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ये कालिदास भी इसी गुप्ता डायनास्टी में पैदा हुआ और इसी दौर में इसने अपनी शकुंतला किताब लिखी, ड्रामा लिखा, जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। सिर्फ कालिदासा ही नहीं, बल्कि अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स के फील्ड में आर्यभट्टिया लिखी गई, जो आर्यभट्ट ने लिखी, हु वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन इन इंडिया, जो पहला मैथमेटिशियन था, और उसने आर्यभट्टा किताब लिखी जहां पर उसने जीरो का कंसेप्ट दिया। कहते हैं ना कि भारत ने ही दुनिया को जीरो का कंसेप्ट दिया। तो इसमें काफी ज्यादा उसने जो है ज्योमेट्री वगैरह जो मैथमेटिकल सिक्ल्स है वो पहली बार उसने लिखे, और पूरी दुनिया को ये जो है आर्यभट्टिया की किताब भेजी गई। इसी तरह इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी ए बुक कॉल्ड रोमाका सिद्धार्था जो है, सिद्धांता, रोमाका सिद्धांता, एक किताब लिखी गई एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, यानी जिसको आज हम मॉडर्न जमाने में साइंस बोलते हैं, चाहे फिजिक्स हो या एस्ट्रोनॉमी हो, इसके ऊपर किताब लिखी गई, जिसमें ग्रीक आइडियाज को भी जो है इंक्लूड किया गया था। ये किताब भी इसी दौर की लिखी गई है। और अगर हम मेडिसिन की बात करें तो इसमें सुश्रुता और चारक जो है टू ग्रेट फिजिशियंस ऑफ दिस पीरियड, ये दो बड़े फिजिशियन थे, इसी दौर में पैदा हुए, जिसमें चाणक्य इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। जो चाणक्य है इसको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी कहा जाता है। तो ये भी इसी दौर की निशानी करते हैं। तो इस तरह से मेडिसिन हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, लिटरेचर हो, आर्किटेक्चर हो, हर एक फील्ड में जो है हिंदुस्तान ने काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल जो है अचीवमेंट हासिल की, जिस वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। तो इसके बाद ये तो हो गया एंशिएंट इंडिया, क्योंकि जो एंशिएंट इंडिया है जिसकी शुरुआत हमने पैलोलिथिक नियोलिथिक एज से की, और गुप्ता डायनास्टी के एंड होते होते ये जो है एंशिएंट पीरियड ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमने हिस्ट्री को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, पहला एंशिएंट, दूसरा मेडिवल और तीसरा है मॉडर्न। तो एंशिएंट हिस्ट्री क्या है? इसमें बेसिकली वो रूलर्स है जो हिंदुस्तान के अपने रूलर्स थे, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान के कल्चर को, यहाँ के लिटरेचर को, यहाँ के लैंग्वेजेस को, यहाँ का जो लैंग्वेज था, इस सब को प्रमोट किया। लेकिन अब जो मेडिवल दौर आता है, मेडिवल दौर में आउटसाइडर्स आते हैं। मेडिवल दौर में जो है बाहर के लोग आते हैं, इन्वेडर्स आते हैं, जो हिंदुस्तान को पे कब्जा कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि ये एक ऐसा दौर था जब हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक ग्रेट सिविलाइजेशन माना जाता था। यहाँ का लिटरेचर, यहाँ की इकोनॉमी, खास तौर से हम बात करेंगे, दुनिया को अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। अंग्रेज भी इसीलिए आए थे
दे केम एज ट्रेडर्स एंड देन बिकेम रूलर्स। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और जब उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, तो फिर उनका मन यहां से निकलने को नहीं, उन्होंने कहा हम हिंदुस्तान को अभी नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने सारे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। और जितना भी यहाँ पे पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सोना चांदी था, डायमंड था, वो सब लूट के चले गए। कोहिनूर हीरा जो दुनिया का सबसे कीमती हीरा माना जाता है, वो इस वक्त ब्रिटिश म्यूजियम में है, जो अंग्रेज यहां से चले गए। तख्ती ताबूत जो यहाँ शाहजहां का था, इसको लूट के ले गए। यानी ये अंग्रेजों के दौर की बात है। लेकिन मेडिवल पीरियड भी एक ऐसा दौर था, जब गुप्ता पीरियड की हम बात करें, कि इस दौर में भी हिंदुस्तान बहुत ही रिच कंट्रीज माना जाता था। हम इतने गरीब नहीं थे, लेकिन और इसी वजह से हिंदुस्तान की तरफ काफी लोग अट्रैक्ट हुए। और इसी तरह से जब हम मेडिवल इंडिया की बात करते हैं, तो मेडिवल इंडिया में इन्वेजन्स की बात आती है, और दो बड़े इन्वेजन यहाँ पे है। अरब एंड टर्किश इन्वेजन इन इंडिया आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। जब हम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे दो बड़े इन्वेजन होते हैं, एक अरब इन्वेजन है और दूसरा टर्किश। यानी अरबों की तरफ से भी अटैक होता है, जो हिंदुस्तान पे कब्जा करने आए थे, हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत में मिलाने आए थे। और बाद में टर्किश जो है, टर्की जो थे, टर्की वाले भी आए, उन्होंने भी हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया। तो शुरुआत कहां से होती है? अरब इन्वेजन इन इंडिया। ठीक है, ठीक चल रहा है यहां तक? जी सर, यस सर। मोहम्मद बिन कासिम पहला ऐसा शख्स था जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया। ये बस बेसिकली अल हिजाज था, गवर्नर ऑफ इराक, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया भेजा और उससे कहा कि वो हिंदुस्तान को फतेह करे। और जब वो हिंदुस्तान आया, वो पाकिस्तान, वो अफगानिस्तान से होते होते सिंध पहुंचा, जो पाकिस्तान में है। एंड ही कनकर्ड सिंध विद द परमिशन ऑफ खलीफा वलीद, जो खलीफा थे उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों की खिलाफत चल रही थी, बगदाद से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पे रूल चल रहा था। तो उस खलीफा की इजाजत की वजह से उसने उसको परमिशन दिया और उसने सिंध पे दावा बोल दिया। और इस तरह से पहला बैटल हुआ, बैटल ऑफ रिवार। तो बैटल ऑफ रिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट जंग हुई है, एंड इट वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दहर, द रूलर ऑफ सिंध। उस वक्त सिंध का राजा था दहर, जिसके साथ मोहम्मद बिन कासिम का जंग हुआ। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के साथ काफी ज्यादा तादाद में फौजी आए थे, तो उसका मुकाबला दहर नहीं कर पाया। तो दहर वाज डिफीटेड एंड सिंध एंड मुल्तान वायर कैप्चर्ड। सिंध के साथ साथ मुल्तान, जो पाकिस्तान का एक शहर है, इन दोनों। बंद करो माइक। मेरे यहाँ भी बच्चा है, यामिन जिया, आप भी शामुतंती रहो, डोंट डिस्टर्ब। तो राजा दहर के साथ जब बैटल ऑफ रिवार हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने इसको हराया और सिंध और मुल्तान को उसने कैप्चर किया, और मोहम्मद बिन कासिम इसका जो है, इसने इसको अरब सल्तनत के साथ मिला दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा था, क्योंकि इतना रिच था ये मुल्तान, ये सिंध बड़ा रिच माना जाता था। और इन दोनों रियासतों पे मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया। एंड फर्स्ट टाइम जजिया वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स। जो जिजिया है वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर इम्पोज किया गया। कोई बताएगा? सर जजिया एक टैक्स था। हाँ, कौन लेता था, किससे लेता था? और नॉन मुस्लिम से लेते थे। हिस्ट्री वाला बताओ, हिस्ट्री वाला। सर जजिया जो टैक्स था ये नॉन मुस्लिम पे लागू होता था, इसके बदले जो मुस्लिम रूलर थे उनको प्रोटेक्शन देते थे। हाँ, वेरी गुड। यानी इससे पता चलता है कि अगर कहीं पर इस्लामिक रियासत कायम हो जाती है, इस्लामिक स्टेट बन जाती है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम है उनको ख़त्म किया जाए, उनको भगाया जाए या उनको मार दिया जाए, बल्कि उस मुसलमान रूलर की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो नॉन मुस्लिम्स को भी मुसलमानों की तरह प्रोटेक्शन दे। पहले वो उनको ऑफर करेगा, इस्लाम कबूल करे, अगर वो अपनी मर्जी से करते हैं तो ठीक, अगर नहीं करते हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं हो सकती। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, हर एक को अपना मजहब है, कोई किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। तो उसके बदले लेकिन इसकी गारंटी क्या होती है कि ये नॉन मुस्लिम्स को एक टैक्स देना होता है किंग की तरफ,
जिसकी बेस पर वो उनको फिर प्रोटेक्शन देगा, उनको इक्वल राइट्स देगा और उनके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं करेगा। तो पहली बार हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई सिंध और मुल्तान के अंदर मोहम्मद बिन कासिम ने की, तो उन्होंने कहा कि जितने भी नॉन मुस्लिम यहाँ पर है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट की तरफ, मुसलमानों को नहीं देना होगा, ये नॉन मुस्लिम उसको देना होगा, इसके बदले में हम उनको प्रोटेक्शन करेंगे। और ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर जिज़िया को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। अब मोहम्मद बिन कासिम का मकसद क्या था? पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करना, क्योंकि ये इसी मिशन को लेकर आया था। लेकिन पता नहीं अल्लाह को क्या पसंद था, खलीफा वलीद जो था, खलीफा वलीद की जगह खलीफा सुलेमान आ जाता है। और ये खलीफा सुलेमान जो है ये अल हिजाज गवर्नर ऑफ इराक का दुश्मन था, जिसने मोहम्मद बिन कासिम जो था ये बेसिकली वाज द सन इन लॉ ऑफ अल हिजाज, ये इसका सन इन लॉ था। तो उसने हिजाज को भी हटाया और उसके जो सन इन लॉ थे मोहम्मद बिन कासिम उसको भी डिसमिस किया और उसको फिर टॉर्चर करके जेल में डाल के उसकी मौत हो गई। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का जो ख्वाब था, सपना था, या जो उसका प्लान था पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करना, वो खत्म हो गया। एंड फॉर मोर देन 150 ईयर्स, फिर 150 साल तक हिंदुस्तान के ऊपर सिंध जरा ये कैमरे बंद रखो ना, ये सर ये कोई चीप लड़का है यहाँ पे, इसको बाहर निकालिए सर प्लीज। बदतमीज है, इसे रिमूव सर कीजिए इसको इससे। रिमूव कीजिए यहाँ से। इसका नाम सईद मुनीब है। सईद मुनीब, रिमूव हिम। यस चीप सर। लड़का माँ बहन के साथ भी ऐसे ही करता होगा। ये कहाँ पे कर रहा है? आवाज आ रही? सर Yes, इसमें ये गालियों वाला वीडियो यहाँ चला रहा है। वीडियो कहाँ पे जा रहा है? रिमूव हिम। चल मैं देखता हूँ। चीप घर का। सर इसने सर जस्ट रिकॉर्ड रिमूव हिम। क्या है सईद इसका नाम? मुनीब। मुनीब। सईद मुनीब नाम है इसका। सर रिमूव हिम। सर हमें इसको सर रिमूव हिम। ये बार बार ऐसा कर रहा है, थोड़ी म्यूट अनम्यूट फ्रेंड करेगा। देखो बेटा, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। आप भी एक स्टूडेंट हो, अगर आप बाहर से आए हो तो ठीक है, रहो ग्रुप में, कोई मसला नहीं, लेकिन बाकी लोगों को डिस्टर्ब मत करो। सर प्लीज सर, इसने इसको डिस्टर्ब warning नहीं किया, ये गालियां मार रहा है। जी सर, इसे रिमूव कीजिए इससे। सर इसको रिमूव कीजिए, अब्यूज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं देखता ये हूँ। बदतमीज घर का है, इसको पता नहीं है एथिक्स क्या होता है। कोई मसला नहीं है, छोड़ो। इसको रिमूव कीजिए सर प्लीज। छोड़ो, कोई नहीं। रुबा, इसको रिमूव कीजिए और कंटिन्यू इसकी कीजिए। माइक नंबर आती है। क्या नाम है इसका? सर सईद आप मुनीब। कंटिन्यू कीजिए। सईद अनीब, मुनीब कर रहा है। मुनीब। सईद मुनीब। हाँ ठहरो, मैं इसको रिमूव करता हूँ, ठहरो। हाँ इसको रिमूव कीजिए। नहीं प्लीज बहन, आपको ऐसे माहौल में रहना है, आप रहिए, हमें नहीं रहना। बस मैंने निकाला उसको बाहर। हो गया क्लियर? यस सर, आप इनको बोलिए कीप क्वाइट और आप कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक ठीक। और स्क्रीन ऑन यही है ना, ये पागल है, पता नहीं क्या हो गया इनको। सर, स्क्रीन ऑन कीजिए। एक मिनट में करता हूँ। ऐसे ही कोई आया था वहां उस ग्रुप में भी, शायद वही है ये, पता नहीं इसको किसने लिंक भेजी है, पागल बंदा है। कोई बात नहीं, आप पेशेंस रखो, ऐसे लोग तो मिलेंगे फील्ड में, जब आप इंशाल्लाह इस प्रोफेशन में जाओगे। यहाँ तो ऐसे चोर मवालियों, ऐसे डाकुओं के साथ काम पड़ेगा आपको, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखने हैं। ओके, तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम की जब मौत होती है तो सिंध और मुल्तान जो है ये 150 साल तक खलीफा एम्पायर के कंट्रोल में रहते हैं। इससे आगे मुसलमान नहीं बढ़ पाते हैं। अब इसके बाद जो है इफेक्ट्स ऑफ अरब कॉन्क्वेस्ट जो है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, क्योंकि जो अरब्स थे ये बड़े काबिल थे, बड़े ज़हीन थे। हिंदुस्तान में जब ये आए तो इन्होंने इस्लाम का परचम आम किया, लेकिन साथ ही अपने साथ ये लिटरेचर, पेंटिंग या जो आर्किटेक्चर था इनका, वो सारी चीज़ें लाए थे। और यहाँ से भी इन चीज़ों को इन्हें सीखा और अपनी कंट्री में ले गई। तो जो हमारी फ़िलासफ़ी है, इंडियन फ़िलासफ़ी, या जो हमारी जो एस्ट्रोनॉमी है, हमारे जो वेदास है, ये भी अपने साथ ले गई। तो इस तरह से एक रिलेशन बढ़ गई अरब वर्ल्ड के साथ। लेकिन उसके बाद
ये जो अरब का इन्वेजन था या अरब कंट्रोल था, ये चला गया टर्कीज के पास। यानी इन द 8th and 9th century द टर्क्स डोमिनेटेड द खिलाफत ऑफ बगदाद। जो बगदाद की खिलाफत थी या मुसलमानों की खिलाफत थी, वो टर्क्स के हाथ में आ गई। और उसके बाद टर्कीज का भी काम था कि वो अपनी एम्पायर को सिंध और मुल्तान से आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी उनके कब्जे में पूरा सेंट्रल एशिया था। अरब, सऊदी अरब हो, ईरान था, इराक था, अफगानिस्तान, ये सारा उन्होंने कवर किया था। सिंध और मुल्तान तक वो पहुंचे थे। अब वो चाहते थे इससे आगे बढ़े। जो आज का प्रेजेंट इंडिया है या पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, वो इसके ऊपर भी आगे बढ़ना चाहते थे। तो इस तरह से एक और रूलर आया जो बड़ा फेमस रूलर है, जिसका नाम है महमूद ऑफ गजनी, जो महमूद गजनवी के नाम से मशहूर है। ये इंडिया में आता है, इंडिया के ऊपर अटैक करता है, और ये 971 से लेकर 103 तक आता है। और पहला जो अटैक उसने किया, दैट वाज इन 101 AD। महमूद ऑफ गजनवी इन्वेडेड सर इंडिया। 103 तक या 1030? 1030। 1030 लिखा है ना, कभी सर को हो जाता हाँ होगा। ये हाँ, सर मुझे लगा वही पे मत मिस्टेक है। कोई बात नहीं। हाँ, इन 101 AD। असल में ये थोड़ा है ना, ये पूरा छोटा छोटा लिखा है, तो ये सर मुझे लगा वही पे मत मिस्टेक है, इसीलिए मैंने कोई पूछा। इन 101 AD महमूद ऑफ गजनवी इन्वेडेड इंडिया। तो पहली बार उसने जो अटैक किया वो ये 101 में था। एंड ही वाज द फर्स्ट टर्किश टू इन्वेड इंडिया। ये पहला टर्की था, तुर्की का रहने वाला था, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया। और जब ये उसने अटैक किया, ही वाज बेसिकली द ग्रेटेस्ट मुस्लिम रूलर ऑफ एशिया, एंड ही वाज आल्सो द लवर ऑफ फिरदौसी एंड अलबिरूनी, जो बड़े फेमस ईरानी शायर माने जाते हैं, फिरदौसी और अलबिरूनी। ये इनके आर्ट को भी मानता था। बड़ा ही पढ़ा लिखा बंदा था, बड़ा ही ज़हीन बंदा था। तो इसने जब हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया, तो इसका भी यही ख्वाब था कि हिंदुस्तान पे ऊपर कब्ज़ा करे, लेकिन ऐसा जो है ऐसा वो नहीं कर पाया, क्योंकि ज़्यादा देर तक वो यहाँ पे नहीं रह पाया, उसकी मौत हो जाती है अचानक। लेकिन फिर ये गज़नी रूल जो है, इस गज़नी रूल को जो है महमूद गौरी आगे बढ़ाता है 1149 से लेकर 1206 तक। इसका दौर बड़ा इंपॉर्टेंट दौर है, बिकॉज ही वाज द थर्ड मुस्लिम रूलर हु इन्वेडेड इंडिया। ये तीसरा रूलर था, मोहम्मद कासिम के बाद, गज़नवी के बाद गौरी आता है। तो ये गौरी जो है, महमूद गौरी, इसने हिंदुस्तान में जब अटैक किया, तो इसकी जंग हुई पृथ्वीराज चौहान के साथ, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन कहा जाता है 1191 AD में। तो 1191 AD में महमूद गौरी का जो वार हुआ, जिसको बैटल ऑफ तरीन कहा जाता है, जिसमें महमूद गौरी वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तरीन इन 1191। लेकिन इस जंग में महमूद गौरी को हार होती है, डिफीट होती है, और पृथ्वीराज चौहान उसको भगा देता है। लेकिन उसके बाद सेकंड बैटल ऑफ तरीन होता है 1192 में, जिसमें अगेन जो है महमूद गौरी जो है इसको हरा देता है। हाँ, फर्स्ट बैटल आ रहा है स्क्रीन आपको? जी सर। हाँ। तो फर्स्ट बैटल में तो महमूद गौरी कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो सेकंड बैटल था, सेकंड बैटल ऑफ तरीन, जिसमें अगेन इन दो के बीच में वार होती है, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में 1192 में, तो इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को डिफीट होती है, और सिर्फ डिफीट ही नहीं, उसको अरेस्ट किया जाता है और बाद में उसको मार दिया जाता है। और इस तरह से the Turkish rule began for the first time in Indian history with the end of the second battle of Tarin। तो ये second battle of Tarin बड़ा important है, बड़ा turning point था, क्योंकि इस जंग के साथ ही पहली बार पूरी तरह से टर्किश एम्पायर, टर्किश रूल जो है हिंदुस्तान के ऊपर एस्टैब्लिश किया जाता है। और महमूद गौरी जो है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का कमांडर बना देता है, इसको चार्ज दे देता है, और ये यहाँ पर जो है गवर्नमेंट संभालता है, और यहाँ पर ये रूल करना शुरू कर देता है। और उसके बाद महमूद गौरी जो है, उसका मुकाबला राजपूत से होता है, क्योंकि राजपूत बगावत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान जो था, ये बेसिकली राजपूत था, राजपूत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। तो उसने वो बगावत करते हैं, लेकिन इस बगावत को भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ख़त्म कर देता है।
और महमूद गौरी के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात बताए, दैट ही मेड दिल्ली एज द कैपिटल, इसने दिल्ली को कैपिटल बनाया। तो दिल्ली जो है इसने राजधानी बनाई, कैपिटल बनाई, जो आज भी दिल्ली राजधानी है, कैपिटल है। तो महमूद गौरी यहीं पे रहा और इस तरह से लास्ट में महमूद गौरी की डेथ हो जाती है 25 मार्च 1200 ए इन सेंट्रल एशिया। तो में इसकी मौत हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो रियल फाउंडर था टर्किश एम्पायर का इंडिया के अंदर, वो था महमूद गौरी, जिसने इस एम्पायर को इंडिया के अंदर जो है एस्टैब्लिश किया। तो इस तरह से मेडिवल दौर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो अब आगे जाके हम बाद में इंशाल्लाह दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, जो कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक अगर आपको कोई क्वेश्चन जी वगैरह है सर। आप पूछ सकते हैं।